हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टाइप करेंगे जो है टाइप नंबर 8। इसके अंदर सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आएंगे जिनमें पूरी तरह जो क्वेश्चन है हमारा लैंग्वेज में दे रखा है, उसे हमें कन्वर्ट करना है अपने एपी वाले फॉर्मूलों में। या तो एसएन वाला फॉर्मूला लग जाएगा या एएन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं क्वेश्चन नंबर भी बोल के आपको करा सकता हूं, लेकिन कुछ बुक्स में ये किसी दूसरे नंबर पे भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कुछ बुक ऐसी हैं उनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं तो उनमें सीक्वेंस बिगड़ सकता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिखा दिया आपको। ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अपनी बुक में देख लेना कौन सी सीक्वेंस में आ रहा है। इंग्लिश में देखना चाहो तो इंग्लिश में देख लीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ये वाला है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 को पहले। अब देखिए सुनो, 15 कह क्या रहा है वो देखिए। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। अ कॉन्ट्रैक्टर इज ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब। किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कोई कंस्ट्रक्शन जॉब लिया, उससे कहा गया कि भाई अगर एक दिन तुम्हारा काम लेट हुआ तो 200 रुपए फाइन लगेगा। अगर क्वेश्चन नंबर है मेरी बुक में 15, अगर आपका वर्क जो है एक दिन लेट हुआ, 1 डे लेट वर्क, इसे बेटा टेक्निकल भाषा में डिले वर्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक दिन अगर काम लेट होता है तो उस बेचारे को 200 रुपए फाइन देने पड़ेंगे। ठीक है, जिससे कि ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि भाई फाइन लगा देंगे जिससे वो काम जो है हमारा टाइम पर कर दे, ऐसा ना करे कि वो बहुत लेट कर दे हमारे काम। लेकिन यदि उसने 2 दिन लेट किया तो पहले दिन का फाइन तो 200 रुपए लगेगा ही, दूसरे दिन का फाइन जो है बढ़ जाएगा, दूसरे दिन उसे 250 रुपए देने। यदि उसने 3 दिन लेट किया, ये नहीं कि 2 दिन के 250 देने, ये ध्यान रखना। इसमें हाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये केवल 1 डे लेट फाइन है। 2 डे अगर लेट फाइन है तो ये सेकेंड डे का लेट फाइन है। ऐसे कर लो, फर्स्ट डे लेट फाइन, सेकेंड डे लेट फाइन। तो अगर 2 दिन काम लेट होता है तो बेटा उसे 250 नहीं देने पड़ेंगे, उसे एक दिन पहले का जो लेट हुआ उसके भी देने पड़ेंगे, और दूसरे दिन जो लेट हुआ तो मतलब उसे कितना पे करना पड़ेगा, 450 रुपए। अगर देखो दोनों शर्तों में अंतर है, 2 दिन लेट हुआ काम तो उसे पे कितना करना है, 450 रुपए। जबकि सेकंड डे का केवल दूसरे दिन का जो लेट पेमेंट है वो कितना है, 250। अगर थर्ड डे का, थर्ड डे कह रहा हूं मैं, 3 दिन का नहीं कह रहा, थर्ड डे का उसका लेट फाइन जो है फिर 50 रुपए बढ़ गया, 300 रुपए हो गया। तो अगर कोई आदमी हमें पूछे कि 3 दिन मान लो मेरा काम लेट हुआ तो मैं कितने रुपए पे करूंगा, तो वो पे करने पड़ेंगे मुझे 200 प्लस 250 प्लस 300, ऐसे करके इनका टोटल बनेगा जो है हमारा 750। आगे बात समझ में? तो ध्यान रखें, बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि भाई 2 दिन लेट होगा तो 250 रुपए देने, नहीं, 2 दिन लेट हुआ तो उसे देने 450, पहले दिन के भी पैसे देने पड़ेंगे, दूसरे दिन के, और ऐसे करके लेट होता है। तो इस क्वेश्चन में उसने कहा है यदि उसका जो कार्य है वो 30 दिन लेट हो गया, लेट कितना हुआ, लेट 30 डे, तो 30 दिन बाद उसे पेमेंट टोटल कितना करना पड़ेगा, टोटल पूछ रहा है, ना कि वो ये पूछ रहा कि देखो 2 तरह क्वेश्चन पूछ सकता था। ये पूछ सकता था 30th डे की उसकी पेनल्टी कितनी होगी, एक क्वेश्चन तो ये पूछ सकता था, 30वें दिन की उसकी पेनल्टी कितनी होनी है। और एक, जबकि इसने पूछा ये है कि उसने 30 दिन लेट काम किया तो टोटल कितनी पेनल्टी दी, कितने पैसे पे किया, तो जो फर्स्ट डे सेकंड डे सब डे का टोटल करना पड़ेगा। अब हम इसको अपने एपी से कनेक्ट करते हैं। देखो अगर मेरा काम पहले दिन लेट हुआ तो मैंने कितने रुपए दिए उसे, 200। अगर मेरा काम जो है दूसरे दिन लेट हुआ तो केवल दूसरे दिन 250, तीसरे दिन लेट हुआ तो 300, ऐसे करके चल रहा है।
काम मेरा कितने दिन लेट हुआ? 30 दिन। तो इसका मतलब एन की वैल्यू यहां पे कितनी होगी? 30। देखो ये पहला दिन था तो 1, सेकंड दिन था तो 2, थर्ड दिन, ऐसे 30वां दिन। उसने ये नहीं पूछा 30वें दिन कितना पेमेंट करेगा, उसने कहा टोटल 30 दिन का उसे कितना पेमेंट करना पड़ेगा फाइन के रूप में। तो क्या किया हमने, ये भाई हमने देखा और ये क्या मिल गई मेरी एपी। अब हमें ये पता पड़ गया कि भाई जैसे यहां पर देखा था हमने, यहां से समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है, सम करना है। तो सम करना है और वो भी कितने दिन का सम करना है? 30 दिन का। फॉर्मूला मेरा क्या होता था, मैं लिख देता हूं पहले, n/2 2a प्लस n-1 d। तो फॉर्मूला लिखा है तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे? n, एस एन का फॉर्मूला है ना, ठीक है। जबकि मुझे निकालना है S30, तो n की जगह 30 रख दिया मैंने बेटा। प्रथम पद a का मतलब फर्स्ट टर्म 200, n का मतलब 30, d का मतलब देखो बेटा हर बार देखो 50-50 रुपए बढ़ते जा रहे हैं हर दिन, तो इसलिए d की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 50। अगर निकालना चाहो तो A2 माइनस A1, तब भी आपकी कितनी निकल के आएगी हमारी? ये निकल के आ गई 50, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व कर दें तो हमें ये पता पड़ जाएगा उसने 30 दिन का टोटल कितना फाइन दिया होगा। देखो 2 से 30 को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं बेटा, 2 से 30 को कैंसिल आउट किया तो ये बन गया मेरा बेटा 15, तो ये 15 आ गया। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं 400, इन दोनों को माइनस किया 29 इंटू 50। अब देखिए केवल ये छोटी सी कैलकुलेशन आपको करनी है और आपका काम खत्म। देखिए पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बॉडमास के तहत, तो ये हो गया 0, 9 5 जा 45, 4 और 10 40, और ये हो गया हमारा 400। देखिए जोड़ी, हाँ देख लीजिए ये 400 में अगर हम 1450 जोड़ दें तो ये बन जाएगा हमारा 15, तो मल्टीप्लाई में चल ही रहा है, ये 0 5 8 1। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, 1850 का 15 से मल्टीप्लाई किया तो देखो बेटा हमारा कितना आ जाएगा, 15 0, 15 पंजे 75, 7 15 अट्ठे 120 और 7 127, तो 12 15 और 12 27, तो ये हो गया 15 और 12 27, तो ये बन गया हमारा 27,750 रुपये उसे पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा। ऐसे लिखते हैं। तो देखो मतलब लैंग्वेज से ये कैसे भी नहीं लग पा रहा था कि ये एपी का क्वेश्चन मोटा मोटा, लेकिन जब हमने देखा कि भाई कंसेप्ट किस तरह का बन रहा है तो इसी तरह के लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स आती हैं बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखें इस बात का। अब देखिए इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, ये देखिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए बेटा बड़ा कर देता हूं मैं, हाँ अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। आप अपनी बुक्स में देख लेना कौन सा नंबर का है ये देखिए 16, ये देखिए हिंदी में भी देख लीजिए 16 क्वेश्चन को, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो बेटा 16 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है तो वो देखिए, एक मिनट बड़ी हो रही होगी, छोटा करना पड़ेगा। चलिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा सा और नीचे करता हूं मैं, ये लीजिए देखिए ये कह रहा है अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी गिवन 7 कैश प्राइस टू द स्टूडेंट। देख 700 रुपए हैं टोटल, मेरे पास टोटल 700 रुपीज है। इन 700 रुपए को मुझे 7 बच्चों में 7 कैश प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो नंबर ऑफ कैश प्राइस कितने हो गए? 7। चलिए थोड़ा सा और नीचे करते हैं। चलिए प्रत्येक बच्चे को
₹20 कम मिल रहा है पहले वाले से, प्रीसीडिंग से। चलिए ₹20 कम मिल रहा है, तो पूछा क्या है इसने वो देख लेते हैं अभी। ये कह रहा है ईच प्राइस, प्रत्येक प्राइस निकालना है। देखिए भाई, अगर हम माना लेट फर्स्ट स्टूडेंट फर्स्ट प्राइस जो है हमारा वो है ₹X, पहला प्राइस ₹X है, तो सेकंड वाला प्राइस क्या हो जाएगा? उसने कहा प्रत्येक प्राइस पहले वाले प्राइस से ₹20 कम है। थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा भाई? फिर ₹20 कम हो जाएंगे। अगर इसमें से दोबारा से ₹20 और कम हुए तो ईमानदारी से तो ये जो है हमारा X - 40 हो गया। अब देखो, पहला X आ रहा है, दूसरा X - 20 आ रहा है, तीसरा X - 40 आ रहा है, मतलब प्रत्येक में क्या हो रहा है? 20 कम। जबकि कुल प्राइस कितने हैं हमारे? 7, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 7। अब देखो ये एपी की सीरीज बन रही है या नहीं बन रही? ये देखो भाई, हर एक टर्म में से 20 20 20 माइनस होता जा रहा है। मैंने कहा था प्रत्येक टर्म में नेक्स्ट टर्म में कुछ जुड़ता जाए, ऐड होता जाए, या कुछ माइनस होता जाए, तो हमारी एपी होती है। ठीक है, तो ये पता पड़ गया ये हमारी एपी है। अब उसने कहा इन सब का जो टोटल मिला के है वो मुझे ₹700 दे रखा है, क्योंकि टोटल मेरे पास मेरी जेब में ₹700 है। अब उन्हें मुझे 7 बच्चों को देना है, या ये मान लो 7 प्राइज देने हैं मुझे, और हर प्राइस जो है ₹20 कम होना चाहिए दूसरे वाले से। तो अब अकॉर्डिंग टू अगर हमने कंडीशन देखी तो हमारी एपी बन रही है प्रॉपर। हमने देखा SN दे रखा है हमें, SN n/2 2a प्लस n - 1 SN का यही फॉर्मूला होता है। दे रखा है नहीं दे रखा है? चलिए याद हो गया हमें। अब उसने S7 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, उतने ही पैसे हमारी जेब में होंगे, तो S7 की वैल्यू उसने 700 दे दी। अब देखो n की वैल्यू उसने 7 दे रखी है क्योंकि 7 प्राइस है हमारे। ये 2a, a की वैल्यू हमने क्या मानी है? x, पहला प्राइस ₹X। चलिए कोई बात नहीं। n की वैल्यू 7 है। d, प्रत्येक प्राइस ₹20 कम हो रहा है। कम होने का मतलब हमें क्या लेना है? माइनस का 20, प्लस का 20 मत ले लेना। अब माइनस का है इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी था। अब देखिए, अगर मैं इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दूं, इसको क्रॉस कर दूं, देखो इधर, और ये 7 नीचे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 1400 इधर, ये 7 नीचे आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन मेरी आसान हो जाएगी। ये केवल इधर की साइड बच गया 2x, इसमें से इसको माइनस किया तो 6, और ये माइनस का 20 चल रहा है। ठीक है, अब ये अगर मैं कैंसिल आउट करना चाहूं तो 7 से ये मेरा कट जाएगा 200 टाइम्स, इक्वल टू, ये देखिए इसका क्या है, ये 2x और ये प्लस माइनस माइनस का, इसको इधर भेज दिया तो ये हो जाएगा बेटा मेरा प्लस, ये बन गया मेरा 0 2 3 320 बन गया ये। तो यहां से x की वैल्यू 2 डिवाइड में जाएगा तो 160 आ जाएगी। इसका मतलब पहला प्राइस मेरा कितने का है? ₹160 का। अब देख लीजिए, फर्स्ट प्राइस हो गया हमारा 160 का, क्योंकि x माना था हमने। अब ₹20 कम कर दोगे तो सेकंड क्या हो जाएगा बेटा? 140। ₹20 तो कम करने हैं, या वैल्यू रख के देख लो। अगर इसमें 160 में से 20 घटाओगे, वैल्यू रखोगे तो ये 140। अब तो नॉर्मल ₹20 घटाते चलो। तीसरा वाला प्राइस ₹20 और कम हो जाएगा, चौथा वाला प्राइस ₹20 और कम हो जाएगा, पांचवा वाला प्राइस ₹20 और कम हो जाएगा, छठा ₹20 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60, और सातवां ₹20 और कम हो गया तो लास्ट बन गया हमारा 40। ये हमारे सातों प्राइस आ गए। समझ में आ गई नहीं आ गई? इस तरह के क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन क्या कहता है पहले वो देख लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मिला लीजिए आप, ये थोड़ा सा बड़ा, यस ठीक है। 17 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, ठीक है। इन ए स्कूल स्टूडेंट थ्रो, हिंदी में दिखा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, कुछ कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा, सारा आ रहा है, ले अब इसमें और देख लीजिए हिंदी में 17, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, चलिए ये लीजिए। ये लीजिए, एक स्कूल के विद्यार्थी, ये 17 वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं कहीं पीछे भी हो थोड़ा बहुत, यस अभी पीछे भी है, ठीक है। जिसके पास बुक नहीं है वो भी आराम से इसे जो है सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर सकता है, फिर उसके बाद कर सकता है। हो गया, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद उसे नोट कर लो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन दे लो, ठीक है। ब्लैक कलर से नोट करने हैं क्वेश्चंस। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 कह रहा है कि इन ए स्कूल स्टूडेंट प्लांटिंग, देखो भाई स्कूल में ये प्लान बनाया गया, एक मिनट छोटा करना पड़ेगा, जूम ज्यादा, स्कूल में ये प्लान बनाया गया कि भाई फर्स्ट क्लास के जो बच्चे हैं वो एक ट्री लगाएंगे, फर्स्ट क्लास के बच्चे, तो नंबर ऑफ ट्रीज बाय फर्स्ट क्लास स्टूडेंट, मतलब पूरी क्लास जो है एक या पूरा सेक्शन एक ट्री लगाएगा फर्स्ट क्लास के। जो सेकंड क्लास के जो सेक्शंस हैं, अब कितने सेक्शंस हैं वो अभी बताया होगा इसने, अभी देख लेंगे। पहले तो इसने ये बताया फर्स्ट क्लास, जो भी बच्चे फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं हमारे, वो एक ट्री लगाएंगे, मतलब हर सेक्शन एक एक ट्री लगाएगा फर्स्ट क्लास का। जैसे स्कूल में जैसे होता है फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, फर्स्ट डी, फर्स्ट ई, तो मतलब ऐसे होता है ना कि हम जैसे आप उसमें 10th में पढ़ रहे हो, तो आपके स्कूल में 10th ए, 10th बी, 10th सी, 10th डी, हो सकता है 4 सेक्शन हो सकता है 3 सेक्शन हो सकता है 1 सेक्शन हो, ठीक है। तो ऐसे फर्स्ट क्लास के हमारे कितने सेक्शन दे रखे हैं, इसने प्रत्येक के 3 सेक्शन दे रखे, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट क्लास का, लेकिन जैसे मान लो फर्स्ट ए है तो वो एक पेड़ लगाएगी, फर्स्ट बी है एक पेड़ लगाएगी, लेकिन यदि सेकंड ए है तो 2 पेड़ लगाएगी, सेकंड बी है तब भी 2 पेड़ लगाएगी, क्योंकि क्लास उसकी क्या है, सेकंड। देखो दोनों में अंतर है, एक शब्द बोलते हैं हम क्लास और एक बोलते हैं सेक्शन। सेक्शन तो वो है जो ए बी सी बोलते हैं, जैसे 10th ए, 10th बी, 10th सी, ठीक है, तो वो तो सेक्शन हो गए। लेकिन क्लास कौन सी मानी जाएगी आपकी, 10th। 10th ए वालों की भी क्लास कौन सी मानी जाएगी, 10th। 10th बी वालों की भी क्लास कौन सी मानी जाएगी, 10th। तो ध्यान रखें, ऐसे कंफ्यूज ना हो, दोनों शब्दों में एक क्लास शब्द है एक सेक्शन शब्द। तो इस स्कूल में फर्स्ट क्लास के बच्चे एक पेड़ लगाएंगे, फर्स्ट क्लास का प्रत्येक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा, सेकंड क्लास के बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे, थर्ड क्लास के बच्चे 3 पेड़ लगाएंगे, मतलब जो क्लास है उतने पेड़ लगाने, क्लास सेक्शन नहीं। अब जैसे 12th तक बच्चे हैं हमारे स्कूल में, तो 12th क्लास का 12th ए कितने पेड़ लगाएगी, 12। 12th बी कितने पेड़ लगाएगी, 2, 12। 12th सी कितने पेड़ लगाएगी, 12, क्योंकि क्लास कौन सी है उसकी, 12, सेक्शन कोई सा हो ये। अब उसने कहा है प्रत्येक के 3-3 सेक्शन है, प्रत्येक के कितने सेक्शन है, 3। तो अब ये बताओ मुझे, अगर फर्स्ट क्लास जो है एक पेड़ लगाती है और 3 सेक्शन है, तो टोटल फर्स्ट क्लास ने पेड़ कितने लगाए, टोटल ट्रीज बाय फर्स्ट क्लास। देखो 3 सेक्शन है, एक पेड़ लगा रहे हैं, तो 3 बन जा 3 हो जाएगा कि नहीं, टोटल ट्रीज बाय सेकंड क्लास। सेकंड क्लास 3 सेक्शन है और हर जो सेकंड क्लास है
का प्रत्येक सेक्शन 2 पेड़ लगाता है, तो टोटल पेड़ हमारे हो गए 6। देखिए टोटल ट्रीज बाय थर्ड क्लास, तो 3 पेड़ लगाती है तो 3 सेक्शन है, तो 3 3 जा 9। तो देखो ध्यान से, फर्स्ट 3 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, ऐसे करके चल रहा है। और टोटल हमारे पास कितने हैं क्लासेस स्कूल के अंदर? क्लासेस 12। तो इसका मतलब ये जो स्टेप्स हैं हमारे, ये कितने होंगे? 5। पहला वाला, पहली क्लास के तीनों सेक्शन मिलकर कितने पेड़ लगा रहे हैं? 3। दूसरी क्लास के तीनों सेक्शन मिलकर कितने पेड़ लगा रहे हैं? 6। तो सेक्शन का मतलब समझ में आ गया? चलिए अब देखिए हमने क्या किया, एस एन का फॉर्मूला लगाया, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। एस 12 हो गया क्योंकि हमारे टर्म्स कितने आ गए इसमें? 12। n की वैल्यू 12, a की वैल्यू 3, ठीक है, प्लस 12 माइनस 1 d की वैल्यू। देखो प्रत्येक में कितने बढ़ रहे हैं? पहली क्लास ने टोटल मिलाकर, क्लास ने कहा है सेक्शन निकाला, पहली क्लास ने टोटल मिलाकर 3 पेड़ लगाए, दूसरी ने 6, कितने बढ़े? 3। देखो इसमें भी कितने बढ़े? 3। तो इसका मतलब डी की वैल्यू, अगर निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, a2 माइनस a1। तो ये हो जाएगा मेरा 6 माइनस 3, दैट मीन्स डी की वैल्यू 3। वैसे नॉर्मली आप डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। अब इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे। देखो 2 से मेरा ये 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6, ये 3 2 जा 6 हो गया। ये देखो 12 में से 1 माइनस किया 11, 11 का सीधे मल्टीप्लाई करता हूं, लिख के दिखाऊं? चलिए लिख के दिखा देता हूं, 11 इंटू 3। अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन देख लो, ये 6 और ये हो गया 33, मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू 39, इसको मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने, 9 6 जा 54, 5 और 18 और 5 23। तो मतलब मेरे कितने ट्रीज टोटल स्कूल ने लगाए? सभी सेक्शंस ने, स्कूल के अंदर जितने सेक्शंस थे सभी क्लासेस के, तो कितने ट्रीज लगे? 234। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है और थोड़ा सा बच्चों को कठिन लगता है, तो इसे समझने में थोड़ा टाइम हमें ज्यादा लगेगा, ठीक है। पर देखो ये क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ा सा और बड़ा हो गया, पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा होगा सभी को? देखिए हिंदी में भी दिखा देता हूं मैं, और नहीं तो मैच मिल जाएगा आपको वैसे। क्वेश्चन नंबर 18 हिंदी में अभी निकालता हूं, ये देखिए बेटा, ये वाला, सॉरी ऊपर वाला है, आ रहा है ना पूरा? ये देखिए अब पूरा आ रहा है, ये यहां से शुरू हो रहा है और इसका डायग्राम भी दे रखा है हमें, ये वाला। तो डायग्राम से तुरंत मिल जाएगा आपको बुक में कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। आपने बेटा स्पाइरल बाइंडिंग देखी होगी बुक में। स्पाइरल बाइंडिंग में क्या होता है अभी मैं बताता हूं, मेरे पास ये रही, चलिए मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो इस तरह की होती है स्पाइरल बाइंडिंग, ये दिख रही है, ये ऊपर ये वाली, ये मेरी उंगली दिख रही है, ये दिख रही है, इसको बोलते हैं स्पाइरल बाइंडिंग। अब अंतर क्या है इसमें? देखो ये सर्किल सर्किल से बन रहे हैं ना, जरा जरा से, अब उसी को इसने थोड़ा सा रूप बदल दिया इसका, इसी जैसा रूप नहीं रखा, थोड़ा सा, चलिए अब देखिए कैसे इसने क्या किया है। सबसे पहले जैसा डायग्राम बना रहा है, सबसे पहला काम इसने एक सेमी सर्किल लिया। अच्छा सर्किल और सेमी सर्किल तो याद होगा आपको, ये तो मेरा होता है पूरा सर्किल, ठीक है, और ये सेमी सर्किल, ये सर्किल का आधा ले लिया जाए तो सेमी सर्किल। तो इसने क्या कहा है, सेमी सर्किल की पहले वाले की रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, तो ये ऐसे करके बनेगा सर्किल, क्या नहीं बनेगा, ठीक है। ये मेन रेडियस मान ली, ये सेमी सर्किल।
अब लेकिन दूसरा वाला जो सेमी सर्किल है ना, उससे 0.5 बड़ा है। तो अब जब ये बनाएंगे, मैं दूसरे पेन से करता हूं, तो ये वाला जो सेमी सर्किल है ये 0.5 बढ़ जाएगा, तो ये यहां तक जाएगा। अब इसकी जो रेडियस है ना ब्लैक वाले की रेडियस देखो 0.5 तो यहां तक थी, 0.5 और बढ़ गई, तो इस वाले की ब्लैक वाले की जो रेडियस मानी जाएगी वो मानी जाएगी 0.5, 0.5 जोड़ दिया तो 1.0। नेक्स्ट में ये ग्रीन वाला देखो, नेक्स्ट में 0.5 फिर से बढ़ गया, 0.5 और बढ़ा दिया ये ग्रीन वाला, तो इसकी रेडियस और बढ़ गई बेटा मेरी, 0.5 और बढ़ गई, तो 1.0 में 0.5 जोड़ दूंगा तो ये जो ग्रीन वाली की रेडियस है वो 1.5 हो जाएगी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में चल रही है बेटा ये सारी, ठीक है, ये भी सेंटीमीटर। ये रेड वाले की 0.5, ब्लैक वाले की यहां, एक बार और दिखा देता हूं तुम्हें, ये यहां से यहां तक रेडियस है तो सेम होगी 1.0, ग्रीन वाले की 1.5। फिर उसके बाद और दूसरा देख लीजिए, फिर उसके बाद 0.5 फिर से बढ़ गई, 0.5 बढ़ी तो ये पहुंच गया यहां पे, ये जो मेरा ब्लू वाला दिख रहा है, इसकी रेडियस 0.5 और बढ़ी तो ये रेडियस जो ब्लू वाली है वो हो गई मेरी 2.0। इस तरह से प्रोसीजर चलता जा रहा है, हर बार 0.5 रेडियस बढ़ रही है। उसने कहा है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, इसकी टोटल लंबाई निकालनी है हमें वायर। भाई देखो वायर पहले यहां से चला, मान लो यहां से यहां गया, तो ये सेमी सर्किल की क्या कहलाएगी, सरकमफ्रेंस, परिमाप। सेमी सर्किल का ये कहलाएगा हमारा, सेमी सर्किल का परिमाप नहीं कहेंगे, सरकमफ्रेंस, परिधि कहेंगे, ठीक है। हिंदी में बेटा परिमाप और परिधि में थोड़ा सा अंतर है, तो सेमी सर्किल में तो, सर्किल के केस में तो दोनों सेम हो जाता है, पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस, लेकिन जब हम सेमी सर्किल की बात करते हैं तो देखो दोनों में अंतर भी बात मैंने बता रखी है वैसे, नहीं अभी मैंने आपको, हाँ एक मेंसुरेशन का वीडियो डाला था जब, जिसमें मैंने फॉर्मूले याद करवाए थे मेंसुरेशन के, ठीक है, उसमें मैंने बताया था ये आपको, फिर भी देख लीजिए। देखो अगर मैं सेमी सर्किल बनाया ऐसे, ये कहलाएगा इसकी परिधि है सेमी सर्किल की। लेकिन अगर मैं परिमाप की बात करूं तो परिमाप की मेरी परिभाषा क्या थी, जिस जगह से मैं चलाऊं उस जगह लौटना चाहिए था। तो इसमें क्या होगा, परिमाप के केस में, पेरीमीटर में, मैं यहां पर चला, ये तो मेरा सरकमफ्रेंस हो गया सेमी सर्किल का, और फिर उसके बाद मैं लौट के इसी जगह आया तो 2r और तय करना पड़ेगा। सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस बात करें तो पाई आर हो जाएगा, 2πr होता है, आधा कर दिया तो 2πr। इसमें लेकिन परिमाप की बात करें तो ये πr प्लस 2r और जुड़ जाता है, तो इन दोनों में अंतर होता है। अब यहां पर इसने परिमाप की बात नहीं की है, यहां पर इसने बात की है सरकमफ्रेंस की, परिधि, तो हिंदी की ध्यान रखें, परिधि, ठीक है, और इसको बोलते हैं परिमाप। अभी मैं इंग्लिश भी बता देता हूं, इंग्लिश में तो इसको पेरीमीटर बोल देते हैं और इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, तो ध्यान रखें दोनों में अंतर होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा। अब देखिए अभी हमारा, जब हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, अभी हमें कहीं पे भी ये नहीं लगा भाई एपी कहां है, इसमें हमें इनकी लंबाई निकालनी है, पहले ये रेड वाला, फिर उसके बाद ब्लैक वाला, फिर इसके बाद ये ग्रीन वाला, फिर इसके बाद ब्लू वाला, और फिर कंटिन्यूअस ऑर्डर में चल रहा होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, रेड वाले की अपनी लंबाई निकाली, तो इसको बोल देता हूं मैं सरकमफ्रेंस, हिंदी में बोलेंगे तो परिधि, किसकी, फर्स्ट सेमी सर्किल, पहला सेमी सर्किल, क्योंकि वहां पे तो रेड वो यूज नहीं कर सकते, तो ये नहीं कह सकता कि मैं रेड वाले की, ठीक है, तुम्हें दिखे इसलिए मैंने तो रेड बना, तो आप तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कहोगे। तो देखो हमने अभी बताया सरकमफ्रेंस की फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर, पाई आर कितना है इसका 0.5, बताओ यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब देखो सरकमफ्रेंस सेकंड सेमी सर्किल,
देखो जो आपको ये ब्लैक वाला दिख रहा है, इसकी रेडियस बढ़ गई, बाकी सब तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। रेडियस कितनी हो गई? 1.0। तीसरे वाले का हमने निकाला तो ये बन गया पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर में चल रहा है बेटा ये साहब, ठीक है, क्वेश्चन में सेंटीमीटर दे रखा है। चौथे वाले का निकालना चाहूं तो फिर से रेडियस बढ़ गई उसकी 0.5, तो ये हो गया 2। अब देखो ध्यान से इसे, अगर मैंने इसमें क्वेश्चन में देखा पहला आ रहा था 0.5 इंटू पाई, दूसरा 1.0 इंटू पाई, तीसरा 1.5 इंटू पाई, चौथा 2.0 इंटू पाई, ऐसे करके चलता जा रहा है। अगर हमने ध्यान से देखा तो देखो ये इसमें और इसमें 0.5 पाई का अंतर है, इसमें भी 0.5 पाई का अंतर है। अगर नहीं दिख रहा हो तो और देखने का बढ़िया तरीका, इन सब में पाई आ रहा हो, पाई कॉमन ले लिया, पाई यदि कॉमन ले लिया तो ये 0.5, ये 1.0, ये 1.75, सॉरी 1.5 और ये 2.0। ये देखो, अब ध्यान से इस अंदर वाले को देखो, क्या ये हमारा एपी नहीं बनना? सम की बात नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना है इसमें, उसने ये बताया स्पाइरल, टोटल स्पाइरल जो है हमारे कितने इसमें 30, ठीक है, ये देखो 30। तो n की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है कि भाई ऐसे करके ये कितने होंगे? 13 होंगे। पाई सब में कॉमन आ रहा था तो मैंने कॉमन ले लिया, नहीं तो मेरी कैलकुलेशन कठिन हो जाती। अगर बाई चांस तुम्हें कॉमन लेने का मन नहीं करे तो कोई बात नहीं, पाई तो अंदर लेके कर देना, तब भी मामला सही रहेगा। चलिए, क्योंकि मुझे कॉमन दिख रहा था इसलिए मैंने कॉमन ले लिया। चलिए, तो अब एसएन का फॉर्मूला लगाया हमने, एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे, पाई तो कॉमन चल रहा है तो पाई को तो छेड़ेंगे नहीं। एन की वैल्यू यहां पे 13 दिख रही है, ए की वैल्यू यहां पे 0.5 दिख रही है, एन की वैल्यू 13, डी की वैल्यू यहां पर जब मैंने इन दोनों को माइनस किया 0.5, ठीक, ये लीजिए। अगर पाई नहीं लेके चलते तो डी की वैल्यू में भी पाई आ जाता, पाई हमने कॉमन ले लिया तो डी की वैल्यू में पाई नहीं आया, बस इतना अंतर है। अब इसकी यदि कैलकुलेशन में करूं तो देखो पाई तो मेरा कॉमन चल ही रहा है, 13/2 चलिए बाहर ही रह रहा है। ये देखिए, ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 1.0। ये देखो 13 में से 1 माइनस किया बेटा मैंने 12 का 0.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पे कर लेता हूं 12 का 0.5 से मल्टीप्लाई, तो जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं ऊपर कर रहा हूं, आप करना चाहो तो इसी स्टेप में कर सकते हो। तो ये हो जाएगा बेटा 12 पंजे 60, पॉइंट लगना है 1 के बाद, तो ये हो गया 6.0। अगर मैं इसको इंप्लाइज करना चाहूं तो देखो 6.0 में 1.0 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 7.0। तो ये पाई की वैल्यू रख देता हूं मैं 22/7। आपको पता है पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। 3.14 भी ले सकते हैं, 22/7 भी ले सकते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन में कहा नहीं है तो हमारी मर्जी है, कोई सी भी ले लो। और ये मल्टीप्लाई किया था, ये 7 बना था 7.0। देखो 7.0 और 7 एक ही बात होती है, मैंने कई बार बता चुका हूं कि जैसे मैं 2 लिखूं, 2.0 लिखूं, 2.00 लिखूं, 2.000 लिखूं, इन सब का मतलब 2 है। ऐसे ही 7.0 का मतलब क्या है? 7। तो 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा हमारा 11 टाइम्स, ठीक है। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो अब बच गया केवल मेरे पास ये 13 बन जा 13, 1 13 और 1 40, 143, और क्वेश्चन चल रहा था मेरा सेंटीमीटर में, 143 सेंटीमीटर इस स्पाइरल की फुल लेंथ होगी। कितने सेमी सर्किल बनने हो? 30। उसने कहा था ऐसे कितने सेमी सर्किल बनने हैं? 30, ठीक है। थोड़ा सा बेटा अजीब सा क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को कठिन लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा धीरे धीरे करा दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। ये लीजिए 19 है, ये ब्लॉक्स वाला क्वेश्चन, देख लेना बुक में दिख जाएगा ये डायरेक्टली, ठीक है। ऐसे वो बने हुए हैं, लीजिए बड़ा भी करिए, देखो आ गया, ये लीजिए अब पूरा आ रहा है, ठीक है। 19 वाला ये जो बने हुए हैं ब्लॉक्स से लकड़ी के वो है, इंग्लिश में तो ये दिख ही रहा है, ठीक है। हिंदी में देखना चाहो तो हिंदी में भी देख सकते हो, हिंदी में ये देखिए ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये 20 लट्ठों ऐसे देख लेना, क्वेश्चन ऐसे बने होंगे। चलिए अब देखते हैं हम ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। 19 कह रहा है हमारा 200 हमारे पास लॉग्स हैं, तो टोटल डंडे मान लो, ठीक है। टोटल हमारे पास 200 डंडे हैं, लॉग्स का मतलब ये लकड़ी के डंडे गोल गोल वाले। अब 20 लॉग्स इन ए बॉटम, सबसे पहले नीचे हमने ऐसे करके लगा दिए 20 लॉग्स कितने ये काउंटिंग में 20 नीचे वाले, उससे ऊपर लगा दिए हमने 19, उससे ऊपर लगा दिए हमने 18, मतलब ऐसे चल रहा है। अब पूछ क्या रहा है वो कि हाउ मेनी रोज, कितने रोज बनेंगे और टॉप वाले रो में कितने लॉक्स होंगे। देखो दो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक तो कह रहा है कि ऐसे करके कितने हमारे कॉलम्स रोज बन जाएंगे, तो एक तो पूछ रहा है नंबर ऑफ रोज इन दिस पोजीशन, और एक पूछ रहा है लास्ट रो में नंबर ऑफ लॉग्स। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए कि नहीं? एक तो काउंटिंग पूछ रहा है कि भाई यहां से तो तुमने कितने रो बनाए होंगे ऐसे, ठीक है। और दूसरा वो पूछ रहा है कि ऊपर वाले जो रो होगा उसमें कितने लॉग्स आ रहे हैं। दो क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले हमने देखा, देख बेटा नीचे वाले में हमने 20 बिछाए, फिर उससे सेकंड वाले में 19, 18, क्या ये एपी जैसा नहीं लग रहा? इन सब का टोटल दे रखा है मुझे कितना 200, तो टोटल का मतलब एसएन नहीं दिख रहा, एसएन दे रखा है, ए दे रखा है, ए दिख रहा है आपको, डी ढूंढ सकते हो आप। A2 में से जब A1 माइनस करेंगे +1 नहीं आएगा, -1 आएगा। ये नहीं कि बड़े में से छोटे को कोई ही घटा दो, हमेशा हमेशा A2 में से A1 को घटाना है। ये गलती भी बहुत सारे बच्चे करते हैं कि भाई 20 दिख गया, 20 में से 19 घटाया, मन में ही सर डी तो 1 आ गया। चलो, तो ऐसी गलती नहीं करनी। तो अब हमने देखा इसमें डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, एसएन दे रखा है, एसएन का फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला अब सबको याद हो गया है, हर क्वेश्चन में बार बार फॉर्मूला लिखना है जिससे हमें फॉर्मूला याद हो जाए। एन पता नहीं है भाई ये कितने होंगे, ऐसे करके यही तो पता करना है हमें, रोज कितने होंगे। चलिए ए 20, एन पता नहीं, डी हमें पता है -1। सिंप्लीफाई किया इसको, ये क्रॉस कर देता हूं, 400 हो गया, ठीक है। इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ये एन को ऐसे रहने दिया, ये हो गया 40, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का एन, ठीक है, -1 से, और ये माइनस +1, तो ये दोनों प्लस हो सकते हैं मेरे, ये एन और ये बन गया 41 माइनस एन, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 41n माइनस एन स्क्वायर, और दिस इज 400। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। अब देखिए इसको माइनस वाले एन स्क्वायर को इधर भेज दूंगा तो प्लस का, इसको इधर भेजूंगा तो माइनस का, ये इधर है प्लस का, फैक्टर किए। अब ये बन गई हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैंने टाइप नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 में कराई थी,
अगर भूल गए हो तो दोबारा से देख लीजिए जाके, ठीक है। टाइप नंबर 2 में दोबारा से देख सकते हैं। तो अब देखिए हमने फैक्टर किए इसके, ये हो गया मेरा 16, ठीक है। 16 से बन जाएगा 16 और 15, 25। ये मैंने डायरेक्ट कर दिए। मैंने तरीका आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का चैप्टर नंबर 2 में, टाइप नंबर 2 में सिखा रखा है, ठीक है, जाके देख सकते हो उसे। अब देखिए हमने ये देखा n कॉमन आ गया तो n-16, -25 कॉमन आ गया तो n-16, ये दोनों सेम आ रहे हैं तो यहां तक मैं सही हूं। तो एक तो फैक्टर n-16 हो गया और एक फैक्टर बन गया n-25। तो जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, इधर कर देता हूं बेटा, है ना, दिख रहा है। तो एक बार तो n-16 को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार n-25 को 0 के बराबर रखेंगे, तो n = 25, n = 16। अब देखो, अब इसमें ये देखो n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। अब बताओ ये 20 थे, सबसे स्टार्टिंग में 20 थे, अगर ये 25 रोज होंगे और हर बार एक कम हो रहा है तो वो क्या नेगेटिव में थोड़ी जाएंगे, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नेगलेक्ट। तो इसका मतलब n की वैल्यू 16 पॉसिबल है, क्योंकि 20 थे हमारे ना, तो एक एक कम करते जाएंगे, तो इसका मतलब 16 तक तो पहुंच सकती है। तो हमें ये पता पड़ गया नंबर ऑफ रोज कितने हो गए मेरे, 16, नंबर ऑफ रोज 16। अब उसने ये पूछा ऊपर वाले रो में कितने होंगे, वो भी ढूंढ देते हैं। तो an पूछा है उसने, an का फॉर्मूला आप सब जानते हो, a 16 पूछ रहा है, a की वैल्यू 20 बता रहा है, 16 - 1, d की वैल्यू -1, सीक्वेंस तो यही है। तो यहां से यदि हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये 20 हो गया बेटा मेरा, ये मेरा 15 हो गया और ये हो गया -1। इसको किया तो ये 20 -15 मींस 5। तो इसका मतलब जो हमारा 60th रो होगा, ऐसे करके भाई पहले रो में नीचे से 20, फिर 19, फिर 18, ऐसे करके 16वें वाले पे पहुंचेंगे, तो उसमें कितने ब्लॉक्स आ रहे होंगे मेरे, 5। ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, वीडियो बहुत बड़ा हो गया ये, 20, ठीक है। ये देखिए 20 वाला क्वेश्चन, ये इस तरह से रेस्ट कर रही है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में तुरंत समझ में आ जाएगा इस डायग्राम को देख के, ठीक है। देखना चाहो लो कर देता हूँ, ये ठीक, हिंदी में देख लेना बेटा। इस तरह की ये लड़की बनी हुई है, ये हमारा पटेटो के लिए बकेट रखी हुई है, ये यहां से दौड़ रही है और बकेट पटेटो को उठा उठा के इसमें रख रही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो मैं समझा देता हूँ। देखो बेटा, ये हमारा एक कंटेनर रखा है, मान लो बकेट है, इस बकेट में छोटा करना पड़ेगा, ये लीजिए। एक लड़की सबसे पहले एक आलू रखा हुआ है, पटेटो रखा हुआ है, ये 5 मीटर दूर रखा है और प्रत्येक आलू 3-3 मीटर दूर रख दिया। इसके इन दोनों आलूओं के बीच की दूरी 3 मीटर, दूसरे आलू के बीच की दूरी 3 मीटर, फिर 3 मीटर, ऐसे कर करके आलू रख दिए। लड़की क्या करती है, रेस चल रही है, रेस कैसे कर रही है, यहां से जाएगी लड़की, इधर एक आलू उठाएगी और फिर लौट के आएगी और आलू यहां पर रख देगी। यहां से गई और फिर लौट के आई, तो 5 मीटर तो गई, 5 मीटर लौट के आई, टोटल दूरी फर्स्ट केस में उसने कितनी तय की, 10। दूसरे केस में जब दूसरा आलू लाएगी, वो एक साथ नहीं ला सकती, एक बार में एक आलू ला सकती है। अगर यहां से वो लड़की ये दूसरा आलू लेने गई, ये मेरा सेकंड नंबर का आलू है, ये पहला आलू है, ये तीसरा आलू है, तो समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। जब ये ब्लू वाला, जब वो दूसरा आलू लेने गई इसको, तो देखो 5 और 3 कितना चली, वो 8 तो गई, फिर लौट के भी तो आई होगी 8,
तभी जाके तो इस बकेट के अंदर डालेगी वो आलू को। तो इसलिए टोटल उसने ट्रेवल किया 8 गई और 8 आई 16। तीसरे आलू को देखो, तीसरे आलू के लिए वो क्या करेगी बेटा, हम ले लेते हैं, चलिए यहां से तीसरे आलू के लिए वो यहां पर जाएगी, ये है तीसरा आलू मेरा। तो देखो 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 गई और फिर 11 बेचारी लौट के आई, तो 11 दूनी कितना हो गया 22। ऐसे ही करके चल रही है उस लड़की की रेस। तो क्या देखो, ये हमारा एपी नहीं बनता दिख रहा, ये देखो 6 जुड़े, फिर 6 जुड़े, लेकिन यहां के हिसाब से 3 नहीं जुड़े। भाई हमें तो जाना है और फिर वहां पर आलू इकट्ठा करना है, इसलिए हमें एपी बनी हमारी ये। अगर 10 पोटैटो हैं टोटल, पोटैटो कितने दे रखे हैं मेरे 10, नंबर ऑफ पोटैटो 10। तो देखो पहला पोटैटो लाई थी तो कितना चली थी वो 10, दूसरा पोटैटो लाई तो इतना, ऐसे करके ये कितनी बार चलेगी 10 बार। तो एन की वैल्यू कितनी होगी 10। अब देखो ए की वैल्यू दिख रही है आपको, डी की वैल्यू दिख रही है, एन की वैल्यू दिख रही है, और निकालना क्या है, उसने टोटल दूरी कितनी तय की 10 पोटैटो उठाने की। चलो देखते हैं दूरी पता करनी। तो S10 की बात हो रही है, 10/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, डी है हमारा कितना 6। देखो बेटा अब मैंने इसे सिंप्लीफाई कर दिया, ये मेरा 2 से कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम्स, ये 20, ये 10 में से 9, ये 6, ये 5, ये 20, ये 54, इन दोनों को प्लस किया 5 4 7 74। तो ये बन गया हमारा 7 4 जा 22 कैरी और 35 37, मतलब 360 मीटर बेचारी चली होगी उन 10 आलुओं को उठाने में, क्योंकि रूल ऐसे थे। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में यहां से यहां पे चली जा, दूसरा भी उठा ला, तीसरा उठा ला, फिर एक साथ इकट्ठे करके फिर ले जा, तो फिर अलग डिस्टेंस हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया? थैंक यू।